इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाएं, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। चलिए किसान भाइयों, आज की कृषि चर्चा के अंतर्गत हम बात करते हैं कि खेत की गहरी जुताई से कौन कौन से लाभ हैं। किसान भाइयों, खेती किसानी में हर कार्य का अपना समय तय है और समय पर कार्य करने से ही लाभ भी मिलता है। अब जैसे अभी मई जून में खेती की यदि हम जो जुताई है खेत की वो कर लें तो इससे हमको लाभ मिलेगा। होता यह है कि यदि हमने गहरी जुताई कर ली है तो मिट्टी की उर्वरता और फसल का उत्पादन दोनों बढ़ता है। हमारे विशेषज्ञ कहते हैं कि 9 से 12 इंच गहरी जुताई करने से मिट्टी पलटने वाले हल से नीचे जो दबी हुई मिट्टी है वो ऊपर आ जाती है। कुल मिलाकर बात यह है कि खेत की गहरी जुताई करने से हमको लाभ ही मिलता है। जैसे मिट्टी को सूर्य की ऊर्जा मिल जाती है, कीट पौध रोग जो कारक हैं वो नष्ट हो जाते हैं, पानी का जो अपवाह है वो रुक जाता है और साथ ही खरपतवार का नियंत्रण भी हो जाता है। अब खरपतवार का नियंत्रण रुक जाता है, पानी का जो अपवाह है वो रुक जाता है, तो जड़ों की वृद्धि अच्छी हो जाती है। तो यदि आप ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई कर लेते हैं तो मिट्टी का जो संरक्षण है वो भी तो होता है, क्योंकि आने वाले समय में आपकी लागत भी कम हो जाती है। किसान भाइयों, आपकी उपज निश्चित ही बढ़ेगी, क्योंकि रबी की कटाई के बाद अप्रैल से जून तक के खेत की गहरी जुताई ज़रूर कर लेना चाहिए। किसान भाइयों, हमारे विशेषज्ञ ये भी कहते हैं कि यदि आपने खेत की गहरी जुताई कर लिए तो उसका जो भौतिक गुण है, जल स्तर है, उसमें वृद्धि हो जाती है, मिट्टी उपजाऊ बन जाती है। रबी और जायद की फसलों पर जो हानिकारक कीटों के अंडे हैं, लार्वा हैं, जो ज़मीन की दरारों में छिपे होते हैं, वो गहरी जुताई करने से गर्मी से कारण, तेज़ धूप के कारण नष्ट हो जाते हैं और जो हमारा खेत है वो कीट पतंगों से सुरक्षित हो जाता है। अगली फसल में कीट व्याधि की समस्या लगभग ख़त्म हो जाती है। तो यदि आप ट्रैक्टर से जुताई करते हैं तो भी मिट्टी के जो बीज के कण हैं उनका जो खाली स्थान है वो कम हो जाता है, जिससे मिट्टी का घनत्व बढ़ जाता है। मिट्टी के सुराख खुल जाते हैं तो बारिश का पानी अच्छी तरह से अवशोषित हो जाता है, मिट्टी की जल दर जो है वो बढ़ जाती है और काफ़ी लंबे समय तक पर्याप्त नमी बनी रहती है, जो हमारे काम आती है। किसान भाइयों, बार बार एक ही गहराई पर जुताई करने से इस गहराई पर एक कठोर तह का निर्माण हो जाता है। इस कठोर तह को तोड़कर मृदा को जड़ों के विकास के अनुकूल बनाने में ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई लाभदायक होती है। साथ ही मिट्टी का कटाव जो है वो भी भर जाता है, तो कटाव से जो मिट्टी बहने की समस्या है ना, वो भी ख़त्म हो जाती है। पोषक तत्व जो है वो हमारे बह नहीं पाते हैं, क्योंकि मिट्टी नहीं बहती है, यानी खेत की मिट्टी खेत में और खेत का पानी खेत में रह जाता है। अब हमारे जिन किसान भाइयों की भूमि बरानी है वो तो ज़रूर गहरी जुताई कर ले, क्योंकि बरानी खेती तो भाई वर्षा पर ही निर्भर है। अब गहरी जुताई करने से बारिश का पानी ज़्यादा मात्रा में संरक्षित हो जाता है। फिर एकांतरण के जब वो सूखता है और शीतलता के कारण मिट्टी की संरचना सुधर जाती है। हमने आपसे पहले भी कहे कि रबी के जो कीटनाशक और खरपतवारों का नियंत्रण हमने किया है वो हमारी खरीफ की वृद्धि को प्रभावित करते हैं। तो बेहतर तो यही है कि हम गर्मी में गहरी जुताई कर लें। और जुताई के बाद एक काम और करना होगा किसान भाइयों, कि चारों तरफ एक ऊंची मेड़ बना दें,
ताकि जो हवा से मिट्टी का क्षरण है या पानी से मिट्टी का क्षरण है वो भी नहीं हो। तो अब तो निश्चित ही आप समझ गए होंगे कि खेत की जुताई करना कितना लाभकारी है। और चलिए अब आपको सुनवाते हैं श्री कुम्हारे जी से, नारायण कुम्हारे जी से की गई बातचीत। विषय है पशुओं की देखभाल कैसे करें। किसान भाइयों, आज हमारे कार्यक्रम में उपस्थित हैं ग्राम बाबई के उन्नत कृषक श्री नारायण जी कुम्हारे। खेती किसानी की बातचीत तो हम इनसे करते ही हैं, आज पशुपालन पर कुछ चर्चा करते हैं। कुम्हारे जी, हमारी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सभी किसान भाइयों को राम राम मेरा। जैसा कि हम देख रहे हैं इस समय भीषण गर्मी पड़ रही है। अब ऐसे गर्मी में जहां हम इंसान परेशान हैरान है और हम अपनी सुविधा की चीज़ें उपयोग कर लेते, कूलर लगा लेते, पंखा लगा लेते छाँव में, लेकिन पशुओं के लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं कि उन्हें गर्मी से राहत मिले। गर्मी से बचने के लिए जितने उपाय हम अपने लिए करते हैं, समझते हैं कि समय समय पर क्या हमें लगता है, उसी प्रकार पशुओं में भी जान है और उनको भी इसी प्रकार की आवश्यकताएं पड़ती है। इसलिए हमने उसी प्रकार ध्यान रखना चाहिए। जैसे हमें समय समय पर आहार की क्या व्यवस्था उनकी करना चाहिए, क्योंकि भाई गर्मी में हरा चारा मिलना तो बहुत मुश्किल होता है। पशु आहार के मुख्य तत्व जो है, जैसे पानी आवश्यक है, उनको आहार आवश्यक है, चारा आवश्यक है, दाना आवश्यक है। तो हरे चारे के अभाव में हम क्या दे सकते हैं उनको? हरा चारा अगर है हमारे पास में तो अच्छी बात है, क्योंकि मक्का है, ज्वार है, तो हरे चारे में मक्का, ज्वार और बरसीम इत्यादि अनिवार्य रूप से रखना चाहिए। और नहीं रहे तब साइलेज की व्यवस्था करनी चाहिए। और वो देख हम रहे चाहेंगे कि आप ये साइलेज कैसे हमारे पशुपालक जो हैं वो बना सकते हैं। वैसे तो सभी जानते होंगे, लेकिन आपका अनुभव हमें बता दीजिए। अब अपने मुल्ताई में कोई कंपनी है, देख रहे हैं हम यूट्यूब पर भी उसका प्रचार प्रसार है, तो हमारे यहाँ प्रॉपर भी साइलेज बनने लग गई है। और अगर नहीं है तो यूट्यूब के माध्यम से इतना मीडिया हमारे साथ में है, उसको देख करके हम बना सकते हैं। वैसे उसे टीन शेड लगता है और पेड़ों के नीचे में टीन शेड बनाना है। जितनी छायादार जगह रहे ज़्यादा अच्छी होती है। और उसको बरसात के दिनों में जो अतिरिक्त चारा बच जाता है हमारे पास में, उसको काट करके 1-2 दिन उसका पानी मुरने दो और उसके बाद में उसे गड्ढे में दबा करके रखा जाता है। उसकी सावधानियां रखी जाती है, जिससे फफूंद न लगे, खराब न हो। वो सब चीज़ें सावधानियां हमें यूट्यूब पर मिल जाती है। उसके माध्यम से हमने हरा चारा ठंडी के दिनों में जो अतिरिक्त चारा रहता है, वो बरसात के दिनों में जो अतिरिक्त चारा रहता है वो सुरक्षित करके साइलेज बना करके रखना चाहिए। तो ये तो हुई कि भाई उनके आहार के लिए हम साइलेज बना करके रख लें। अगला सवाल ये है कि जो आवास है उनका, वो गर्मियों के हिसाब से कैसा होना चाहिए? गर्मियों के हिसाब से जिस प्रकार से हम देखते हैं कि हमें टीन सेट के नीचे भी आजकल 3 बजे के बाद में इतना तप जाता है टीन सेट कि हम रह नहीं पाते, यानी सीधा किरणों का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ने लगता है। इसी प्रकार पशुओं के भी ऊपर प्रभाव पड़ता। तो टीन शेड के नीचे कोई मंडा बना लेना चाहिए और उस पर घास रख देना चाहिए, जिससे कि देखते हम डबल मंडे का जो घर होता है उसमें नीचे में वो मंडा जो है वो पूरी गर्मी सह लेता है, तो नीचे में उतनी गर्मी नहीं होती है। और जो पशुशाला है उस पशुशाला को भी 2-3 बार धोना चाहिए, ठंडा रखे। और पशुओं को भी 2-3 बार नहलाना चाहिए। गायों को विशेष रूप से 2 बार तो अवश्य नहलाना चाहिए और भैंसों को कम से कम 3 बार नहलाना चाहिए। यहाँ तक कि कोई कम गहराई का 1-1.5 फीट का टाका रहे तो ठंडा पानी मोटर का शुरू करके भैंसों को उसमें बैठाल देना चाहिए। ये इस प्रकार उसके फिर प्रकाश और हवा की, जैसे हवा भी गर्म आती है दोपहर में, तो उसके लिए फिर और हवा ज़रूरी भी है, तो क्या व्यवस्था करना चाहिए? पशुशाला है वो हवादार ही होना चाहिए। अगर बगीचे के बीच में या आमों के पेड़ पौधे हैं उसके बीच हमारी पशुशाला अगर है तो कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है हमें लू की चपेटों से बचाने के लिए। और अगर नहीं है तो लू की चपेटों से बचाने के लिए हमें फिर त्रिपाल वगैरह की व्यवस्था
बाहर से करना चाहिए और अंदर पंखे, कूलर इत्यादि की व्यवस्था अनिवार्य रूप से करना चाहिए। चारागाह हमारे पशु जाते हैं तो गर्मियों में चारागाह भेजते समय भी किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? चारागाह में तो हम देखते हैं कुछ मिलता ही नहीं है गर्मी के दिनों में, हाँ, हाँ। मगर पशुओं को घूमना अनिवार्य है। हाँ, हाँ। तो इस वजह से हमें ये देखना चाहिए कि किसी भी प्रकार के बीमार जो पशु है वो बीमार पशु तो नहीं घूमे हुए हैं, नहीं तो उनके खूर के ऊपर पैर रखने से या उनके द्वारा जो चारा कटरा जाता है, खाया जाता है, उस पर पशु मुंह रखता है तो उन्हें बीमारियों का संक्रमण हो जाता है। और दूसरी चीज़ है कि उन्हें पान पत्ती खिलाना चाहिए, जैसे गुलर की पत्ती है या गोंदन की जो बोलते हैं रेठू जिसको बोलते हैं उसकी पत्तियाँ इस प्रकार से खिलाने से भी काफ़ी बीमारियां जो है वो कंट्रोल हो जाती है। बबूल की फलियां खूब अधिक खाते हैं पशु, अनिवार्य रूप से खिलाना चाहिए, उससे उनके जो जोड़ होते हैं है ना, तो किसी भी प्रकार का जोड़ों का दर्द नहीं रहता है। समय समय पर जो भी हरा चारा पेड़ पौधों का मिले जो पशु चाव से खाना पसंद करते हैं वो उन्हें अवश्य खिलाना चाहिए, उससे काफ़ी बीमारियों पर कंट्रोल रहता है, पशु स्वस्थ रहता है। वैसे भी हमने गर्मी के दिनों में आम की छाल है, जाम की छाल है, गोंदन की छाल है, गुलर की छाल है, बबूल की छाल है, इस प्रकार से छालों को निकाल करके उसे मटके में डाल देना चाहिए और उसका लस बना लेना चाहिए। 1-2 दिन रहने पर उसका लस बन जाता है और उस लस को पशुओं को थोड़ा उसमें नमक डाल करके देना चाहिए। तो उससे भी जैसे हम खीरा है, ककड़ी है खा करके पानी की जब कमी शरीर के अंदर होती है तो पूर्ति कर लेते हैं, तो पशुओं की भी पूर्ति पानी की हो जाती है और शरीर स्वस्थ हो जाता है। बहुत सारी बातों का हमने चर्चा की है कुम्हारे जी। तो कौन कौन सी बीमारियां, वैसे तो टीकाकरण पशुओं का हो जाता है, समय पे करवा लेना चाहिए, तो इस समय गर्मी में कौन सी बीमारी हमारे पशुओं को हो सकती है? एक तो लू, जैसे हमें लू लगती है उसी प्रकार पशुओं को भी लू लगती है। हम देख रहे इस समय काफ़ी पशु आंखें जो है वो बंद कर रहे हैं, यानी उनको बैठने की आदत पड़ रही है, समझ रहे हम कि गर्मी के कारण लू की चपेटों में आ गए, है ना। तो पशुओं को लू से बचाना चाहिए और उन्हें लू से बचाने के लिए जिस प्रकार से हम उपाय करते हैं वो उपाय पशुओं के लिए भी करना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि दूध की कमी हो जाती है गर्मी के दिनों में, तो वो भी एक बीमारी जैसी ही है। तो पशु का दूध कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि आजकल हम व्यापारिक दृष्टि से उत्पादन कर रहे हैं। जितना हमें अनाज से उत्पादन प्राप्त होता है उतना ही दूध से उत्पादन होता है, तो इस बात का ध्यान रहे कि अपना उत्पादन कम न हो, तो दूध की कमी नहीं हो, उस प्रकार से पशु मात्रा में हमको दूध दे, इसके लिए क्या किन बातों का ध्यान रखना होगा? पर्याप्त मात्रा में दूध दे इसके लिए हरा चारा, खल्ली, दाना और भूसा पर्याप्त मात्रा में उन्हें देना चाहिए और उन्हें 2-3 बार पानी अवश्य पिलाना चाहिए। पानी का बहुत अधिक महत्व है। पानी चारे में नमक और गुड़ या शीरा अवश्य उन्हें देना चाहिए, जिससे कि वो चाव से चारा खा सके। और ज़्यादा मात्रा में चारा गर्मी के दिनों में बिल्कुल उनके जो गवान होती है, टोकनियाँ होती है, उसमें न डाले, क्योंकि गर्मी के कारण बफा जाता है, खराब हो जाता है। तो थोड़ा थोड़ा जितना जितना पशु खाते जाए उतना उतना ही उन्हें दे, अन्यथा उससे भी बीमारी हो जाती है। बहुत अच्छी बात आपने कही कुम्हारे जी। ऐसे ही हमारे पशुपालक भाई, कई पशुपालक ऐसे हैं जो पानी की जब हम बात करते हैं तो जो पशुओं का टाँका होता है, नांद होती है, उसमें पानी भर देते हैं और फिर कई कई दिनों तक के उस पानी को नहीं बदलते हैं। तो मैं जानना चाहूँगी कि जो पशुओं की नांद में हम पानी रखते हैं, टाँके रखते हैं पानी के, उसको कितने दिनों में साफ़ कर लेना चाहिए? हम ये देखते हैं कि अगर मान लो हम पानी पीते हैं तो उस गिलास को नहीं धोए, साफ नहीं करे तो पानी हमें अच्छा नहीं लगता है, कसाया सा लगता है।
उसी प्रकार सोचो कि अगर टाके को अगर अपन ने बार बार साफ नहीं किया, रोज साफ नहीं किया, तो उसका पानी जो है खराब हो जाएगा। और पशु वैसे भी स्वच्छ पानी, बहता पानी पीना पसंद करते हैं, क्योंकि नदियों के पास वे स्वयं दौड़ करके जाते हैं और बहता पानी बड़े चाव से, वो भी बुलबुले जो लहरें उठती है पानी की, बस वो मुंह ऊपर मुंह करके पीते। उसी से समझ जाओ कि अपने से भी ज़्यादा वो स्वच्छ रहना पसंद करते। तो पानी जो टाके के अंदर है वो हमेशा जब भी पिलाना रहे तब पूरे टाके का पानी बाहर निकालो, उसे साफ धो लो और उसके बाद ठंडा पानी, क्योंकि मोटर भी जो है, ट्यूबवेल भी जो है थोड़ी देर गर्म पानी फेंकता है, तो गर्म पानी न जाए टाके में, इस बात का ध्यान रखें। ठंडा पानी जब आना शुरू हो तब टाके में डालें और जब मोटर चालू रहे उसी समय उन्हें पिलाएं, तो उनका मन भर जाता है, बहता पानी दिखता है। तो ऐसे पानी का भी ध्यान रखें। और फिर भी ये जैसे मान लीजिए ताज़ा पानी नहीं पिला पाए मोटर से, तो फिर भी कितने दिनों में टाके की सफाई कर लेना चाहिए? टाके की सफाई तो गर्मी के दिनों में कम से कम 2-3 दिन में कर लेना चाहिए। 2-3 दिन से ज़्यादा कचाई नहीं उसमें बैठना चाहिए, मटमैला नहीं होना चाहिए पानी में। साथ ही कुम्हारे जी, जैसे पशु हैं तो भाई उसमें कुछ छोटे भी रहते हैं, कुछ बैल हैं, कुछ छोटे जैसे गाय हैं, तो इनके लिए क्या अलग अलग आहार पानी की व्यवस्था करना चाहिए या फिर वैसे? एक किसान भाई को अपने खेती में जितने पशुओं की आवश्यकता पड़ती है, पहले तो पशु फार्म पर समस्त प्रकार के पशु अवश्य पालने चाहिए। जितना रकबा है उसके अनुसार संख्या में पशु रखे। जैसे मुर्गियों का होना अनिवार्य है, बकरियों का होना अनिवार्य है, घोड़े का होना अनिवार्य है, भैंस का होना अनिवार्य है, गाय का होना अनिवार्य है। यहाँ तक कि अगर हमें लगता है कि मनोरंजन के लिए भी पशु रखे जाए, पक्षी रखे जाए, तो अवश्य रखना चाहिए। जैसे खरगोश हुआ, तो तोते हुए, अन्य मछलियाँ हुई, ये समस्त ये सब किसान के ही ऊपर है। पर्यावरण को व्यवस्थित रखने के लिए, सुचारू रखने के लिए इन सब जीवों का संरक्षण भी करना अनिवार्य है। और ये सब एक दूसरे पर आश्रित है। जैसे मुर्गियाँ ही है, तो जो आहार पशुओं का निकलता है वो मुर्गियाँ खोर करके वो बड़े चाव से खाती है, वही आहार उनके काम में आ जाता है। बकरियों के भी काम में आहार आ जाता है। और जैविक खेती करने के लिए इन सभी पशुओं के जो गोबर है उसकी आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि सूक्ष्म तत्व पर्याप्त मात्रा में सभी प्रकार के पशु हम पालेंगे तभी मिलेंगे। घोड़े की लीद की आवश्यकता हमें अनिवार्यता पड़ती है, तो घोड़े पालेंगे तभी तो हमें लीद मिलेगी, नहीं तो अब समाप्त होने की कगार पर आ गए। और हमारे खेती बाड़ी में जब हम जाते हैं, बकरियों की जो वो रहती है वो भी बहुत काम की रहती है। हाँ, बकरियों का दूध औषधि होता है, क्योंकि देखते हैं हम कि वो सभी प्रकार के पेड़ों की पत्तियां खाती है, तो उसका अर्क दूध में होता है और वो बहुत अधिक काम में आता है। जैसे चर्म रोग वगैरह हुए, खुजली वगैरह हुए, तो उसके दूध से वो निया जिसको बोलते हैं वो समाप्त बकरी के दूध से ही होता है। कुम्हारे जी, हम बातचीत कर रहे हैं कि गर्मियों में अपने पशुओं का कैसे ध्यान रखें। तो जैसा आपने कहा कि भाई बकरी भी पालना चाहिए, मुर्गियाँ भी पालना चाहिए, और जो अपने बैल है, गाय है, भैंस है, ये सब भी पालना चाहिए। तो इन लोगों के आवास की क्या अलग अलग व्यवस्था होनी चाहिए? इनके आवास की व्यवस्था व्यवस्थित तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से होना चाहिए। वो भी हम थोड़ा सा वैज्ञानिक तरीकों पर जाने के लिए यूट्यूब से देख ले कि समुचित व्यवस्था किस प्रकार से हो। हमारी जो सरकार है वो भी हमें मदद कर रही है। और आपका अपना अनुभव क्या कहता है कि भाई मुर्गियों के लिए जो आवास व्यवस्था मेरा है? अनुभव यही कहता है कि जो जमीन है हमारी, उसमें बीचों बीच में पशुशाला रखी जाए और उसके आसपास जैसे
3 वर्ष 2 वर्ष वाले पशु है, हाँ हाँ फिर बछड़े है, हाँ हाँ, उनका ग्रह अलग होना चाहिए। 1 साल वाले बछड़ों का, 2 साल वाले बछड़ों का, हाँ। बछियों का ग्रह अलग हो, बछड़ों का ग्रह अलग हो, और उनके आहार की व्यवस्था भी उनके अलग-अलग, आयु दाना के पानी की अनुसार व्यवस्था भी अलग। होना चाहिए। घोड़ों का आवास अलग होना चाहिए, बकरियों का आवास अलग होना चाहिए, मुर्गियों का आवास अलग होना चाहिए। सभी की आवास व्यवस्था अलग अलग होना चाहिए, और बीच में फसलें बोना चाहिए, और स्प्रिंकल सिस्टम से वो फसलों की सिंचाई करना चाहिए, यानी चारा। तो वही मुर्गियों के लिए भी हरा चारा हो जाता है, बकरियों के लिए भी हो जाता है, और पशुओं के लिए भी हो जाता है, और पशुशाला में ठंडक रहती है, किसी प्रकार की बीमारियां या रोगाणु नहीं आ पाते। बिल्कुल, हमारी बातचीत अंतिम दौर पे है, तो चलते चलते ये जानना चाहूँगी मैं कि पशुओं का टीकाकरण कितना ज़रूरी है। पशुओं का टीकाकरण बहुत अनिवार्य है, क्योंकि बरसात आने के पहले हमने बरसात के सभी रोगों का उपचार करने के लिए, रोग हो ही ना इसके लिए टीकाकरण कर लेना चाहिए। गर्मियों से बचने के लिए हमें पहले ही टीकाकरण कर लेना चाहिए, और वैसे भी रिहाइड्रेशन के लिए हमने ORS वगैरह या इलेक्ट्रॉल वगैरह रखना चाहिए, और पशुओं को भी 1-2 दिन में हमने ये रिहाइड्रेशन घोल जो है ORS का या इलेक्ट्रॉन का अवश्य रूप से देना चाहिए। तो इस प्रकार यदि हम अपनी जो ज़रूरी बातें हैं वो ध्यान रखें, तो अपने पशुओं को भी हम स्वस्थ रख पाएंगे। पशु है तो खेती है, हाँ। पशु बिन खेती नहीं रह पाएगी। जी। तो इस वजह से हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे हम पशुओं से दूर जा रहे हैं, सब ट्रैक्टर और यांत्रिक उपकरणों पर आ रहे हैं। तो इससे जैविक लेकिन हम तत्व इस बात मिलेंगे को- कहाँ हमें? हाँ, हम इस बात का ध्यान रखें कि पशु और खेती एक दूसरे के पूरक हैं। पूरक है। और धन्यवाद कुम्हारे जी, आप हमारे कार्यक्रम में उपस्थित हुए, सभी आपने किसान अपना भाइयों को कीमती मेरा समय राम राम। हमें दिया, आपको धन्यवाद। किसान भाइयों, आप अभी सुन रहे थे ग्राम बाबई के कृषक श्री नारायण जी कुम्हारे से की गई बातचीत। विषय था पशुओं की देखभाल कैसे करें। श्रोताओं, हम कुछ देर पहले आपसे बात कर रहे थे कि गर्मियों में खेत की गहरी जुताई से बहुत सारे लाभ हमको मिलते हैं। और अब चलिए श्रृंखला बातें खेती किसानी की, इसके अंतर्गत बात करते हैं कि गर्मियों में मिट्टी का परीक्षण भी ज़रूर करवाएं। किसान भाइयों, रबी फसल की कटाई के बाद मिट्टी परीक्षण कराने का ये सबसे अच्छा समय है, क्योंकि मिट्टी परीक्षण के आधार पर ही हम फसलों में संतुलित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग कर सकते हैं और कम लागत में अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्यों ज़रूरी है मिट्टी का परीक्षण। तो भाई, पौधों को अपना जीवन चक्र पूर्ण करने के लिए, अच्छी वृद्धि और विकास के लिए 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। इसमें से केवल 3 तत्व कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पौधों को वायुमंडल से मिलते हैं। शेष तत्वों की पूर्ति हमें उर्वरकों के द्वारा करनी पड़ती है। तो मिट्टी परीक्षण यदि हम करवाते हैं तो हमें ये पता चल जाता है कि खेत की मिट्टी में किस तत्व की कमी है या किस तत्व की अधिकता है, और उसके pH मान का भी हमको पता चल जाता है कि भाई जो खेत की मिट्टी है वो अम्लीय है कि क्षारीय है। फिर उसके अनुसार हम उर्वरकों की पूर्ति करते हैं। सही समय और आवश्यक सामग्री, जब रबी फसलों की कटाई हो जाए, उसके बाद जब खेत में फसल नहीं लगी हो, तो ये समय सबसे अच्छा होता है। और मिट्टी नमूना लेने के लिए तगाड़ी, कुदाली, फावड़ा, खुरपी, कपड़े की थैली, मृदा स्वास्थ्य पत्रक, इन सब की ज़रूरत आपको होती है। खेत की बनावट के आधार पर 8 से 10 स्थानों को चिन्हित कर लें, और उन चिन्हित स्थानों पर यदि आपको कूड़ा करकट या फसल के अवशेष दिखते हैं तो उसे हटा करके साफ कर दें, और उस जगह कुदाली और फावड़ा की सहायता से V आकार का 9 इंच गहरा गड्ढा कर दें, और गड्ढे की तली से 1 इंच मोटी मिट्टी की परत निकालें, और फिर मिट्टी को साफ और सूखे तसले में रखें, और इसी प्रकार 8 से 10 स्थानों पर निकाली गई मिट्टी को अच्छी तरह से मिला लें, और मिली हुई मिट्टी के 4 भाग कर दें। 2 भाग रखें और 2 भाग छोड़ दें। यह जो प्रक्रिया है ना, ये जब तक के करें जब तक कि सिर्फ आपके पास 500 ग्राम मिट्टी शेष बचे। बची हुई 500 ग्राम मिट्टी को पॉलीथीन या कपड़े की थैली में रखकर मृदा स्वास्थ्य पत्र में निम्न जानकारी के साथ रख लें, और फिर उसे
उसमें कौन कौन सी जानकारी आपको भरना है, जैसे किसान का नाम क्या है, यानी आपका नाम क्या है, आपके पिता का नाम क्या है, आपका जो गांव है वो क्या है, तहसील, खसरा क्रमांक, जिला सिंचित है या सिंचित भूमि है, कुल रकबा कितना है, नमूने का रकबा क्या है, खेत की पहचान कैसी, पूर्व में आपने कौन सी फसल बोए थे, ये सब जानकारी उसमें भर के आप उसको परीक्षण करवाने के लिए ले जाएं। और ध्यान आपको ये रखना है कि मिट्टी नमूना जो लें वो खेत की मेड़ के पास, पेड़ के नीचे, गड्ढे से बिल्कुल ना ले, कतार में बोई हुई फसल के बीच से नमूना ले और ऊंची नीची जगह से नमूना ना ले, तो आपको मिट्टी की सही जानकारी मिल जाएगी। और अब एक नज़र आज के बाजार भाव पर। कार्यालय कृषि उपज मंडी बैतूल से प्राप्त बाजार भाव इस प्रकार है। सोयाबीन 4,500 रुपये न्यूनतम, अधिकतम 7,051 रुपये। चना 4,000 रुपये न्यूनतम, अधिकतम 5,400 रुपये प्रति क्विंटल। मक्के का न्यूनतम भाव रहा 1,640 रुपये प्रति क्विंटल, अधिकतम 2,100 रुपये। गेहूं का न्यूनतम भाव रहा 2,200 रुपये न्यूनतम, अधिकतम 2,501 रुपये। सरसों का न्यूनतम भाव रहा 6,000 रुपये प्रति क्विंटल, अधिकतम 7,201 रुपये। तुअर का न्यूनतम भाव रहा 6,000 रुपये प्रति क्विंटल और अधिकतम 6,400 रुपये प्रति क्विंटल। तो ये था हमारा आज का कार्यक्रम किसान वाणी के अंतर्गत कार्यक्रम ग्राम लक्ष्मी, जो यहीं संपन्न होता है। कल शाम 7:21 पर फिर हाजिर होंगे नई चर्चा नई जानकारी के साथ, तो सुनिएगा ज़रूर। फिलहाल दीजिए अनुमति अपनी बहन सीमा मिश्रा को। जय राम जी की जय, जवान जय किसान। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं। धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।